अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। इस माली साल का जो इकनॉमिक ग्रोथ का हुकूमत ने हदफ रखा था वो 3.6% था। अब हमारे पास 6 माह के यानी कि आधा जो माली साल है वो गुजर गया है, उसके नंबर्स आ गए हैं। तो लगता नहीं है कि हुकूमत ये अपना जो हदफ है वो अचीव कर पाएगी, क्योंकि जो सेकंड क्वार्टर है इकॉनमी का उसमें क्या प्रोग्रेस रही है उसी से आगाज़ करेंगे। और शहबाज, जो नंबर सामने आए हैं वो बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं, या जो टारगेट रखा गया था सेकंड क्वार्टर में 1.7% हमारे जो इकनॉमिक ग्रोथ रही है। तो क्या इसकी बुनियादी वजह है? बिकॉज ओवरऑल तो गवर्नमेंट यही तासुर दे रही थी, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे थे, इन्फ्लेशन भी कंपैरेटिवली या पिछले साल के मुकाबले में बात करें या पिछले महीनों के मुकाबले में वो कम आपको नजर आ रही थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप नंबर देखें तो इकॉनमी जो है वो सुस्त रवि का ही शिकार है। कामरान, ये जो IMF का प्रोग्राम है उसके तहत जो पॉलिसीज पाकिस्तान इंप्लीमेंट कर रहा है ये उसका डायरेक्ट रिजल्ट है। ये सबसे बड़ा फैक्टर तो इसके अंदर यही है। दूसरा, उसके अलावा हुकूमत के पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो ग्रोथ को किसी तरीके से वो इम्पोर्ट्स को अलाउ करके ग्रोथ करवा सके या कोई और किसी किस्म का स्टिमुलस दे सके। फिस्कल स्टिमुलस पैकेज नहीं दिया जा सकता। और तीसरी चीज़ ये कि जो इवन के 1.7% ग्रोथ हुई भी है, उसके अगर आप फैक्टर्स देखें तो ये जॉबलेस ग्रोथ है। इसमें लाइव स्टॉक के अंदर ग्रोथ है, फिर जो खिदमात का शोबा है उसमें जो ग्रोथ है उसकी वजह से ये एवरेज 1.7% की ग्रोथ है ये पहले क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर में। और इंटरेस्टिंगली जो सर्विसेज का जो सेक्टर है इसके अंदर जो इसके सब सेक्टर्स के अंदर जो ग्रोथ है ये उसकी बड़ी वजह ये है कि महंगाई में जो कमी हुई है उसकी वजह से जो प्राइसेस कम हुई हैं उसका फ़ायदा इकोनॉमिक ग्रोथ में हुआ है इन सब सेक्टर्स के अंदर। ये जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी जिसने इस ग्रोथ नंबर की मंजूरी दी उसके उन्होंने ये इसकी जो रीजंस के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। अगर सेक्टोरल आप चीज़ देखें, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो ग्रोथ है वो 1.1% है। जो पिछले साल का ये सेकंड क्वार्टर था उसमें तकरीबन ये 5.8% ग्रोथ थी। बजाय कि हम सस्टेन कर सके जो मोमेंटम है पहले ग्रोथ का, ये फर्दर उसमें डीप एक उसमें किस्म का इनमें कट लगा है ग्रोथ के अंदर 1.1%। ये आपको पता है कि एग्रीकल्चर इज द सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर जहाँ से जो नौकरियाँ जो है वो लोगों को मिलती है। ज़्यादातर इसमें जो ओन पेड वर्कर्स होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, बट स्टिल दिस इज कंसिडर्ड एज द मेजर सेक्टर जो कि आपको जॉब्स प्रोवाइड करता है। वहाँ पे 1.1% की ग्रोथ है। फिर जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ग्रोथ कोई नहीं हुई। आफ्टर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जो कि वहाँ से आपको टैक्स कलेक्शन भी आती है। 0.2% की कॉन्ट्रैक्शन हुई है उसके अंदर। खिदमात के शोबे में 2.6% की ग्रोथ है। तो ऑन एन एवरेज जो तमाम सेक्टर्स की अगर आप कंबाइंड ग्रोथ देखें 1.7% बनती है। इसमें जो इनको दूसरा पुल मिला वो लाइव स्टॉक से मिला। अब लाइव स्टॉक सर्विसेज और कुछ इसके अंदर जो इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं जो सर्वे बेस्ड जिसके अंदर ग्रोथ होती है। तो उसमें अगर देखा जाए तो जहाँ पे सर्वेज हैं, जहाँ पे इनके पास फर्म अप नंबर नहीं है वहाँ पे ग्रोथ आ रही है। और जहाँ पे इनके नंबर्स पीरियडिकली रिपोर्ट होते हैं और जहाँ वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है जो पीरियडिकली रिपोर्ट होती है वहाँ पे ये ग्रोथ नहीं दिखा सके। और इसमें जो अगर आप एग्रीकल्चर की आपने बात की है और फसलों की अगर आप बात करें तो उसमें भी जो की हमारी फसलें हैं उसमें 7.7% डिक्लाइन है। इसी तरह से शुगर, कॉटन, ये तमाम वो शोबे हैं। अगर इसमें प्रोडक्शन कम होती है, लोकली हम ज़रूरियात पूरी नहीं करते, तो नुकसान ये होगा कि आपको फिर ये इंपोर्ट करना पड़ता है और जो कीमती ज़र मुबादला है फिर उसमें खर्च हो जाता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं कि ज़राई शोबे में इतनी तरह इंडस्ट्री का तो समझ आती है, सम टाइम आपको पता है कि जो मईशत को आपने एक स्लो रखना है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थे। एग्रीकल्चर एक लिहाज से इनफॉर्मल सेक्टर भी है क्योंकि बहुत हद तक आपका दारोमदार कुदरत पर भी होता है। तो क्या वजह है कि ज़राअत के शोबे में इतना ज़्यादा डिप है? कामरान, 2 फैक्टर्स हैं ज़राअत के शोबे में डिप के। एक तो ये कि जो पॉलिसीज शिफ्ट आया है गंदम की और शुगर की, इनकी हुकूमत ने जो इमदादी कीमत थी वो अनाउंस नहीं की, गंदम की ख़रीदारी नहीं की। एक तो फैक्टर ये हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर वो वेदर का एक फैक्टर आ रहा है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। अगर आप देखें ओवरऑल जो कॉटन की जो प्रोडक्शन है उसमें 31% कमी हुई है। 70 लाख गांठें जो है वो पैदा हुई हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1.20 करोड़ गांठों तक की है और पिछले साल के मुकाबले में ये 31 लाख गांठें कम थी। इसी तरीके से अगर चावल देखें, चावल की जो पैदावार में 1.5%
कमी है, गन्ने की पैदावार में 2.5% कमी है, इसी जो मेज़ है उसकी पैदावार में 15.5% कमी है। तो तमाम जो मेजर क्रॉप्स हैं वो अफेक्ट हुई हैं। बट इंटरेस्टिंगली जो स्मॉल क्रॉप्स होती हैं, जो अदर क्रॉप्स है, उसके अंदर इन्होंने नॉमिनल सी ग्रोथ दिखाई हुई है। जो कॉटन जिनिंग है उसमें 20% की कमी हुई है। लाइव स्टॉक 6.5% ग्रोथ, फॉरेस्ट्री के अंदर भी स्लाइटली कॉन्ट्रैक्शन दिखाई है, और फिशिंग में 0.8% की ग्रोथ दिखाई है। तो वेदर अपनी जगह पे, जो पानी की एक अवेलेबिलिटी होती है वो अपनी जगह पे, और फिर जो पॉलिसी शिफ्ट आया उसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट आया है। कहने को तो हुकूमत हमेशा कहती है कि हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब का उनकी ये स्टेटमेंट थी कि बावजूद IMF के प्रोग्राम के 2 शोबे जो हैं उनकी बेस के ऊपर हम 3.6% की ग्रोथ लेंगे। एक उन्होंने IT का शोबा वो कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और दूसरा ये IT के अंदर भी आपको पता है ओवरऑल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेट की स्पीड को स्लो डाउन किया जाता है, उसने अपना इम्पैक्ट डाला है। और दूसरी साइड पर ये आपका एग्रीकल्चर, इसमें वेदर प्लस पॉलिसीज दोनों का एक इम्पैक्ट आ रहा है। अब इसमें जो 3.6% का जो नंबर है, अब ये जाहिर है कि 6 माह का नंबर तो हमारे पास आ गया, एवरेज 1.5% ग्रोथ है। तो इसका मतलब है कि ये अब अचीव करना 3.6% का, ये नेक्स्ट टू आप कह लें कि मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगले 6 महीनों में तो ऐसी कोई ड्रामेटिक शिफ्ट तो नहीं आने वाली। और उसमें वेदर पैटर्न जो अगले माह का भी है, चंद माह का, वो भी ऐसा ही है। अप्रैल मई जून की जो फोरकास्ट है हमारा जो महकमा मौसमियात है उन्होंने दी हुई है खुश्क साली की। इसी तरीके से जो हमारे डैम्स हैं उनके अंदर जो पानी है वो ऑलमोस्ट डेड लेवल पे पहुंच चुका है, बारिशें कम हुई है, स्नोफॉल कम हुई है, उसकी वजह से ओवरऑल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं। तो एग्रीकल्चर को तो कोई बूस्ट नहीं लग रहा। इवन के जो पानी की इस दफ़ा जो इन्होंने अप्रैल में जो नहरी निज़ाम के तहत जो पानी तकसीम किया जाता है उसकी जो इरसा ने, जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, उसने कोई मेरे ख्याल 43% उन्होंने कमी उसमें जो शॉर्टफॉल है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो चीज़ें टाइट हैं। इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे लोग, हुकूमत का ये ख्याल था कि अगर इसमें इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं, 22% से कम होकर 12% पर आ गए तो कुछ ग्रोथ आ सकती है। लेकिन वहाँ पे भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब स्टेट बैंक जो है इसको सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट को लेके आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट, हेडलाइन जो इन्फ्लेशन रेट है वो 1.5% था फरवरी में। मार्च का भी जो फोरकास्ट आया है वो कोई 1% और या इसके आसपास का ही इन्फ्लेशन रेट का है। IMF का इसके हवाले से रिसेंटली जो हमारा इंटरेक्शन हुआ है, IMF का ये ख्याल है कि जो ग्रोथ रेट ओवरऑल है वो जो पिछले साल का एक रेट था अराउंड 2.5%, इसके आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो कंडीशन है वो काफ़ी टाइट है इसके अंदर। इसके अंदर भी अगेन अगर आप देखें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में -2.9% इसमें ग्रोथ है, मतलब कंट्रैक्शन हुई है। लेकिन जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो सर्वे बेस्ड है, वहाँ पे ये 9.3% ग्रोथ दिखा रहे हैं। स्लॉटरिंग में 7.3% ग्रोथ दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और जो वाटर सप्लाई उसमें 7.7% ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये मैंने पूछा इनसे, नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान से, कि यहाँ पे 7.7% ग्रोथ कैसे आ रही है। जो नेशनल ग्रिड है उससे जो कंजम्पशन है वो कम हुई है, बाकी भी हर जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने कहा ये जो नंबर है इसमें सब्सिडीज जो गवर्नमेंट इसमें एलोकेट करती है बजट में, सब्सिडीज का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। तो सब्सिडीज की वजह से, जो सब्सिडीज इसके अंदर रखी गई है बजट में, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के शोबे में ये कह रहे हैं कि ग्रोथ आ रही है। लेकिन जो ये हमारे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसमें -7.2% ग्रोथ है। ये एक बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न हुकूमत के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने बजाय इसके कि ये कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते जहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ये प्रमोट करते। अभी जो IMF से टॉक्स हुई थी, हमने पहले भी बात की, उसमें इनका फोकस इस चीज़ के ऊपर था किसी तरीके से जो प्लॉट्स की जो खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर जो टैक्सेस है वो कम हो जाएं, बजाय कि ये कंस्ट्रक्शन को बूस्ट करते। जो उसका रॉ मटेरियल्स हैं, जो इनपुट्स हैं कंस्ट्रक्शन के, सीमेंट है जिसकी प्राइस के ऊपर कोई चेक नहीं। खासतौर पर कामन सीमेंट का जो सूरत हाल जो है ना, सीमेंट की पैदावारी लागत में काफ़ी कमी हुई है, लेकिन वो जो उसमें रिडक्शन है प्राइसेस में, वो कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं हो रही। आपने टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, टैक्सेस भी इंक्रीज करने के बाद भी जो इनकी इनपुट्स में, इनकी कॉस्ट में कमी आई है। इनके प्रॉफिट्स मार्जिन इतने ज़्यादा है कि वहाँ पे हुकूमत का कोई चेक नहीं है। अगर हुकूमत चाहे तो सरिया है, सीमेंट है, ईंटें हैं, बाकी जो रॉ मटेरियल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी कम से कम तो प्राइसेस जो बड़े प्लेयर हैं इस शोबे के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, मैं कल भी किसी से बात हो रही थी, ये हम जिक्र भी करते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो सरमाया है पाकिस्तान का वो शिफ्ट हो रहा है गल्फ कंट्रीज़ में, खास करके UAE में। वो बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है जो रियल एस्टेट का शोबा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी गैर यकीनी की सी सूरत हाल है और
जो इस तरीके से प्रॉपर्टी में जो पहले बूम था अब नहीं है, तो बहुत से लोग यहाँ से पैसा अपना उठा के वहां पर भी लेके जा रहे हैं। एक तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत बेहतर है, दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी सिक्योर है। कामरान, जो एक मेजर फर्क है ना पाकिस्तान में और बाकी ममालिक में, खासतौर पर जो आपने गल्फ की बात की है, ये फैक्टर स्टेबिलिटी कहा जाता है, इस्तेहकाम। चाहे माशी पॉलिसियाँ हैं, चाहे सिक्योरिटी है, चाहे पॉलिटिक्स है, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी है। और ये सरमायाकार को जो सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है ना बिफोर द प्रॉफिट्स, वो स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी होगी तो वो अपने जो मुनाफा वो कमा सकेंगे, अपना कारोबार कर सकेंगे। वो बड़े एक्सेप्शन केसेस होते हैं, जैसे कि रेकोडेक है या कोई और, वो एक एक्सेप्शन होती है। कुछ इतने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इतने लिक्रेटिव होते हैं उनकी, वैसे बहुत सारे मुल्कों के लिए फ्रंट पे बेशक वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो, बहुत सारे ममालिक के लिए इस तरह की जो मादनियात होती है उनकी एक वैल्यू होती है हर लिहाज से, स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी, इकोनॉमिक लिहाज से भी। तो वहाँ पे तो हो सकता है। अदरवाइज जो इस सूरत हाल चल रही है ना, लोगों में कोई खास जो उनके अंदर इस किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हालात जो है बेहतर होंगे। नंबर्स ये चीज़ नहीं बता रहे। इस पे अगर आप सिर्फ सर्विसेज के शोबे में देखें ना, जो जहां पे आपको ग्रोथ है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल 1.7% का ग्रोथ आया, उसमें इवन कि जो होलसेल और रिटेल सेक्टर इसके अंदर नेगेटिव 1.1% ग्रोथ है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इंपोर्ट्स को हुकूमत ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया, बाकी भी कुछ इसके अंदर सेक्टर के अंदर जो इशूज थे जिसकी वजह से नेगेटिव में चला गया। ट्रांसपोर्ट के शोबे में सिर्फ 1% ग्रोथ है। जहां पे ग्रोथ है ये सर्विसेज के अंदर भी, जहां पे इन्फ्लेशन का फायदा हुआ है, उसमें आपका जो फूड सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, मोबाइल फोन्स है, यहाँ पे इन्फ्लेशन का फैक्टर आ गया। फिर पब्लिक फाइनेंसेज हैं, रियल एस्टेट के अंदर 4.1% की ग्रोथ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ग्रोथ है, एजुकेशन है। तो ये वो एरियाज है जहाँ पे ग्रोथ इन हुकूमत को मिली है। अब बात आ जाती है कि ये इसका मतलब क्या आवाम के लिए। जो पाकिस्तान की ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल है, जिसमें आपकी महंगाई तो चले कम हो रही है, बेरोजगारी और गुर्बत, उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। 1.7% ग्रोथ का मतलब है कि ये कोई ग्रोथ नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा 2.6% है। लाखों जो लोग हैं वो हर साल मार्केट में आ रहे हैं। तो कोई इस वक्त लग नहीं रहा कि हुकूमत किसी किस्म की कोई रिलीफ दे सकती है। और कभी होता था कि जी पॉलिसीज़ में शिफ्ट करके हुकूमत कोशिश करती थी कि ग्रोथ को प्रमोट करवाया जाए, उसको स्टिमुलस दिया जा सके। वो हो नहीं सकता जब तक IMF का प्रोग्राम है। और ये जो कल के प्रोग्राम में भी हमने बात की, जो IMF की जो स्टेटमेंट आई थी उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन का जो पाथ है वो जारी रहेगा। लेकिन अब एक जो चीज़ और है कि चूंकि अब ज़रूरी शोबे में अगर पैदावार नाज़रीन कम होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी जो खाने पीने की अशिया उनकी कीमतों के ऊपर भी आएगा। शुगर ख़ास तौर पर अगर आप देखें, शुगर की प्रोडक्शन में भी 12% से ज़्यादा की कमी हुई है सेकेंड क्वार्टर में। आपको पता है हमने पिछले प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था कि जो इसहाक डार साहब की कमेटी थी, उन्होंने एक फैसला किया था कि शुगर की जो कीमतें हैं उन्होंने 164 रुपए पे मुकर्रर कर दी थी। हमारा एक तो खैर इन प्रिंसिपल चीज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट था कि आप कीमत इस तरह मार्केट में मुकर्रर करके उस पर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। 164 रुपए इन्होंने मुकर्रर तो कर दी, जो कि इनकी अपनी ही बेस प्राइस जो एक्सपोर्ट करते वक्त इन्होंने इजाज़त दी तो 145 रुपए से उससे काफ़ी ज़्यादा थी। इसी हफ्ते डार साहब ने उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस का जायज़ा लिया उन्होंने जी कि जो फैसला होता है उसके ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन है। उन्होंने तो काफ़ी हद तक इस पर अपने जो इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन जो हमारा अदारा शुमारियात है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनके मैंने जब नंबर्स कल देखे, जुमे को उन्होंने अपना बुलेटिन जारी किया, तो अभी भी पूरे पाकिस्तान में जो एवरेज प्राइस है शुगर की वो 169 रुपए है और जो मैक्सिमम नेशनल एवरेज प्राइस है वो 180 रुपए है। हम 7.5 लाख टन से ज़्यादा शुगर एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इस वक्त जो पैदावार है वो पिछले साल से कम हुई है। तो अभी तो आपको शॉर्टफॉल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये चैलेंजिंग सूरत हाल तब बनेगी जब जैसे जैसे जो क्रशिंग सीजन अगले साल का वो करीब आएगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और तनाज़े की, जो कि हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ हम ब्रेक से पहले जो जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो विफाकी गवर्नमेंट है वो बड़े बड़े मंसूबे जो हैं उनकी मंजूरी दे रही है। और एक और मंसूबा जिसकी उन्होंने अब मंजूरी दी है, एक नई मोटरवे जो बनाने जा रहे हैं वो लाहौर साहिवाल बहावल नगर, इसकी मंजूरी जो है विफाकी गवर्नमेंट जो है इस प्रोसेस में उन्होंने दी है। और इसमें इशू अब ये आया है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो विफाक का पैसा है उसके पैसों से ये जो मोटरवे पंजाब के अंदर बनेगी, जिस पर जो सिंध है उसको एतराज़ है। क्योंकि सिंध को एतराज़ इसलिए है क्योंकि ये बात अब तय है कि जो ख़ास करके सूबाई नौयत के मंसूबे होते हैं तो उसमें विफाक जो है वो पैसा उस तरीके से खर्च नहीं करती, क्योंकि NFC के तहत उनको पहले ही
फंडिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। तो डू यू थिंक कि यहाँ पर जो सिंध का ऑब्जेक्शन है वो लेजिटिमेट है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो सक्कर हैदराबाद जो मोटरवे का लिंक रह गया, अभी तक बना नहीं है, मुल्तान तक तो, इस्लामाबाद से मुल्तान तक तो बनी हुई है, उस पर पहले काम होना चाहिए। तो उसके बजाय जो वफाकी गवर्नमेंट है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है पंजाब सेंट्रिक जो मंसूबे। देखिए, ये PMLN के ऊपर हमेशा से इल्जाम रहा है कि इनकी जो पॉलिसीज हैं, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पंजाब को फायदा देते हैं। अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी आप देखें, उस वक्त भी जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स थे, जो आपकी मेट्रो लाइन थी वो लाहौर के लिए $1.5 अरब का प्रोजेक्ट किया गया। फिर मुल्तान सखर जो मोटरवे है वो भी पंजाब के अंदर, तो ज़्यादा फोकस इनका पंजाब के अंदर ही रहा। साहिवाल पावर प्लांट जो है CPEC के तहत वो आपने साहिवाल में लगा दिया। कोयला बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट करके आप उसको सी पोर्ट से आप सेंट्रल पंजाब में जो एक फर्टाइल लैंड है वहाँ पे आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये इनके ऊपर जो हमेशा से इल्जाम रहा। और फिर हुकूमत फैसले भी ऐसे ही करती है, PMLN की जब हुकूमत होती है जिसे लगता है कि ये बात ठीक है। सिंध का इतराज़ जायज़ है। सिंध का तो खैर एक इतराज़ तो उनका ये है ना कि हैदराबाद सखर जो मोटरवे है, देखें अगर आप पेशावर से शुरू हों और कराची जाएं तो बीच में जो मिसिंग लिंक है वो सखर और हैदराबाद का है। इसके सारी मोटरवेज बनी हुई है, पेशावर ऑनवर्ड सारी मोटरवे बनी हुई है। इस्लामाबाद से सखर तक आप 8.5 घंटे में 9 घंटे में बड़े आराम से पहुंच जाते हो। सखर से अगर आपने कराची जाना हो, हालांकि उसके अंदर हैदराबाद और कराची का मोटरवे का एक सेक्शन बना हुआ है, वो उस तरीके से एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मोटरवे तो नहीं, बट स्टिल इट्स मच इन अ मच बेटर पोजीशन। तो तकरीबन 5.5 से 6.5 घंटे लगते हैं, वो भी अगर आप इंडस हाईवे उसमें इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी हैजर्ड भी है, वहाँ पे वारदातें भी होती हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर पैसा था, जो कि है ही नहीं, तो ये जो नेशनल हाईवे है, जो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हैदराबाद या सखर है, वो नेशनल हाईवे का जो आपका मोटरवे का एक जाल बिछाना था, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का ये ख्वाब था, तो उसको पूरा करना चाहिए था। उस तरफ नहीं ये गए। इन्होंने इसके अंदर जो मोटरवे एक नई बनाने का फैसला कर लिया, जो लाहौर से शुरू होगी और लाहौर रिंग रोड से लेके उसका पहला सेक्शन है रायविंड का, जो इनका गढ़ है शरीफ फैमिली का, तो वहाँ पर उसका पहला सेक्शन है। ये मनसूबा जब एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में गया तो उस दिन 15 मनसूबे पेश हुए, जिसमें 13 की उन्होंने मंजूरी दे दी और 1275 अरब रुपए टोटल कामरान इनकी कॉस्ट। इसमें ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स उसमें रिवाइज थे। ये मोटरवे भी पहले एक दफ़ा इसका फैसला, इसकी मंजूरी हो चुकी है। इसकी जो कॉस्ट थी 264 अरब रुपया थी, 264 अरब से बढ़ाकर इसकी कॉस्ट हो गई है 436 अरब रुपया, और इसमें 65% इंक्रीज है। अब अगर आप उसकी जो डिटेल्स में जाए तो उसमें भी आपको बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ें नजर आ रही थी कि यहाँ पे कॉस्ट कैसे बढ़ गई। अगर आप उसका वर्किंग पेपर देखते हैं, 295 किलोमीटर लंबी ये मोटरवे है और इसकी कॉस्ट है 436 अरब रुपया। हैदराबाद सखर जो है 306 किलोमीटर है और उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कोई 400 अरब रुपए के पास है। तो उसकी तरफ इन्होंने तवज्जो नहीं दी। इन्होंने कहा जी ये वाली हमने बनानी है। जब ये एक्ने का इजलास हुआ तो सईद गनी जो है इनके वजीर बल्दियात हैं गालिबन सिंध हुकूमत के, उन्होंने इस पर एतराज़ किया कि हैदराबाद सखर आप कंप्लीट नहीं कर रहे और इसको आपने क्यों शुरू कर दिया। तो उनको मीटिंग में फिर जो इन्होंने ये कहा कि जी नहीं, अभी हम सिर्फ इसके एक सेक्शन की जो है मंजूरी दे रहे हैं, एक पैकेज की कंप्लीट नहीं कर रहे। दूसरा उनका एतराज़ ये है कि आप फंडिंग नहीं कर सकते इसकी। इन्होंने कहा जी हम तो फंडिंग करेंगे नहीं, अभी तो हम फंडिंग ढूंढ रहे हैं, हम किसी साउथ कोरियन कंपनी से फंडिंग लेंगे, साउथ कोरिया की कोई बैंक है उससे लेंगे। जबकि जो वर्किंग पेपर था कामरान इस प्रोजेक्ट का, जो एक्निक में पेश हुआ, जिसकी सदारत इसहाक डार साहब ने की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में साहब ने, उस वर्किंग पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि 100% फाइनेंसिंग फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जब ये मैंने खबर की तो उसके ऊपर एक रिएक्शन आया, फिर सिंध ने भी इतराज किया, सईद गनी साहब की मुझे भी कॉल आई, इन्होंने कहा जी हमें, इन्होंने कहा हमने मंजूर नहीं किया। मैंने कहा जो प्रेस स्टेटमेंट आई है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, उसमें तो लिखा हुआ है कि जी हमने जो 13 मनसूबे हैं 1275 अरब के वो हमने मंजूर कर दिए। मैंने कहा अगर आप 436 अरब कॉस्ट इसमें माइनस कर दो तो ये तो 850 अरब की बाकी कॉस्ट बचती है। तो ये अप्रूव इन्होंने कर दिया है। एहसन इकबाल साहब का मुझे मैसेज आया जो प्लानिंग मिनिस्टर कि जी हमने सिर्फ इसका एक पैकेज जो है उसकी मंजूरी दी है। अब अगर आप डिटेल्स में जाएं कामरान, प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है। FWO जो है लोएस्ट बिडर है इस केस में, और उन्होंने एक सेक्शन जो है उसके लिए लोएस्ट बिड किया, गालबन यही जो लाहौर रिंग रोड से लेकर रायविंड जो है इनका वहां तक का गालबन ये 18.5 किलोमीटर का सेक्शन है। 90% उसकी जमीन भी खरीदी जा चुकी है। अच्छा। और 17.5 अरब रुपए की लागत से उस पर काम भी शुरू होगा। जो एक्निक ने इनको कहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, जो प्रोजेक्ट इसको एग्जीक्यूट करवा रहा है, कि आप देख लें कि अगर पंजाब इसमें 50% फाइनेंसिंग कर दे। कामरान ये 50% फाइनेंसिंग का फैसला भी गलत है, क्योंकि जो नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन किया है IMF के कहने के ऊपर, वफाक ने, चारों सूबाई हुकूमतों ने, सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ, एजुकेशन और प्रोविंशियल नेचर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो सूबे का काम है। तो अगर ये सूबे का काम है तो फिर वफाकी हुकूमत क्यों खुद नेशनल फिस्कल पैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रही है? 50% भी क्यों?
आप 1% भी नहीं दे सकते। और आपने कैसे इसका जो एक पहला जो सेक्शन है उसका आपने FW को उसका वो लोएस्ट बिडर भी डिक्लेयर हो गया, वहां पे जमीन भी खरीद ली गई, और अब आप कह रहे हैं जी कि नहीं हमने तो अभी इसका पहले एक सेक्शन की कर रहे हैं, फिर देखेंगे फंडिंग होगी नहीं होगी। इन प्रिंसिपल ये वफाकी हुकूमत का गलत फैसला है और सिंध के इसके ऊपर जो इतराज़ात है वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि तरजीहात की अगर आप बात करें, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, मोटरवेज रोड्स बननी चाहिए, लेकिन अगर पंजाब में या किसी भी सूबे में बन रही है तो बिल्कुल क्लियर है पंजाब अगर अपने पैसों से वो बनाती है तो किसी को कोई एतराज नहीं है। 1001 मोटरवेज बनाए। दूसरा सखर हैदराबाद की अगर आप बात करें, भले वो सिंध में जरूर आती है लेकिन उसकी नेशनल इंपॉर्टेंस है, जो नॉर्थ साउथ आपको वो कनेक्ट करती है पूरी, ये आपका फायदा सिर्फ सिंध को नहीं होगा बल्कि चारों सूबों का आप कह सकते हैं कि उसको जितनी वहां पे जो इंपोर्ट हो रही है। हाँ, बिल्कुल, तो वो उसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। उसके ऊपर अगर वफाकी गवर्नमेंट पैसा खर्च भी करती है क्योंकि उसका फायदा पूरे मुल्क को हो रहा है तो उस पर होना चाहिए। तो ये जो अगर बात हो ही रही है तो ये जो सखर हैदराबाद वाला मामला ये कहाँ फंसा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट ये कामरान आप देखें ना, इसके ऊपर पिंग पोंग एक चल रहा है PTA की गवर्नमेंट के टाइम पे। पहले इसको PSDP से फंड करने का फैसला किया गया, फिर कहा कि नहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, फिर इसका इन्होंने PPA के तहत इसकी कोई कंपैरेटिव बिडिंग भी हुई, इसमें एक पार्टी ने बिड किया, शॉर्टलिस्ट हो गई, वो फिर उसने अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करवाई। अभी इसके हवाले से हमारे पास एक बड़ी स्टोरी है, वो भी बताते हैं नाज़रीन को। इसी हफ्ते शहरियार सुल्तान जो चेयरमैन NHA हैं उन्होंने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी प्लानिंग को एक ब्रीफिंग दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि अब इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए दो जो कंट्रीज हैं उनके साथ बात चल रही है, बल्कि एक कंट्री और एक है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। IDB को इन्होंने प्रोजेक्ट पिच किया है और इसको 5 टुकड़ों में तकसीम किया है इस प्रोजेक्ट को। तो IDB ने इनिशियली उन्होंने 2 जो उसके जो पैकेजेस हैं उसमें इंटरेस्ट शो किया, 3 पैकेजेस के ऊपर अभी भी वो तैयार नहीं है। बट जो खबर है नाजरीन अब आपको देने जा रहे हैं कि आज़रबाईजान जो एक सेंट्रल एशिया का जो एक मुल्क है, आज़रबाईजान ने को भी पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट ऑफर किया कि आप इसके लिए फंडिंग करें। तो आज़रबाईजान ने हुकूमत पाकिस्तान को 2 ऑप्शन दिए हैं। उन्होंने कहा एक ऑप्शन तो उन्होंने ये दिया है कि हम $1 अरब जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट करवा देते हैं और फिर हुकूमत खुद वो वहां से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को आगे रीलैंड कर दे। दूसरी ऑप्शन उन्होंने ये दी है कि ये जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो तकरीबन 400 अरब रुपया है, तो उन्होंने कहा जी कि 2 जो सेक्शंस जो है वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो कर रहा है और जो बाकी 3 सेक्शंस हैं वो आज़रबाईजान इसको फाइनेंस कर सकता है। इस हवाले से कुछ अहम इनके जो मीटिंग्स हैं वो अगले हफ्ते या अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट है कि आज़रबाईजान ने इंटरेस्ट शो किया है इसके अंदर, बट वो अभी उसकी जो डिटेल्स हैं वो तय होना बाकी है। इसी हफ्ते एक इजलास हुआ था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब के पास, उसमें ये डिस्कशन में ये पॉइंट आया है कि क्या आज़रबाईजान से जो $1 अरब कैश डिपॉजिट की सूरत में लेकर स्टेट बैंक में रखवा लिया जाए, क्योंकि वहां से जो रिजर्व्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे और फिर उसके अगेंस्ट जो रुपी कवर है वो NHA को दे दिया जाए। लेकिन वजारत खजाना को इसके ऊपर एतराज है। उन्होंने कहा जी हम ये $1 अरब का कर्जा एक सड़क बनाने के लिए नहीं ले सकते। अभी हतमी फैसला इस पर तो हुआ नहीं है, ये इशू ओपन है, लेकिन सवाल यही है कि कब तक इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह पंजाब के अंदर नई मोटरवे बनाने का फैसला किया गया, कब तक इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करके जो है कौमी खजाने के ऊपर बोझ डाला जाएगा, जबकि पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है और जिसको आबादी की वजह से सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है वफाकी महसूलात में से, वो अपने पैसों से क्यों ये खर्च नहीं करता? कब तक जो एक स्पेसिफिक एक प्रोविंस स्पेसिफिक जो सियासत है वो टैक्स पेयर्स के मनी से और फेडरल गवर्नमेंट की किटी से होती रहेगी? मेरे ख्याल इसको अब बंद करने की जरूरत है। अदरवाइज जो सब पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं है कि इस किस्म के बड़े मंसूबे शुरू किए जा सकें। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे FBR की कारकर्दगी की। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो मार्च के अभी तक के जो प्रोविजनल फिगर्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं और एज़ यूजुअल जो गुज़श्ता कई महीनों से हम देख रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन में हमें मुसलसल शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। इस मार्च के महीने में भी जो अभी तक के नंबर्स हैं 100 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल हमें नज़र आ रहा है। ओवरऑल अगर शहबाज बात करें तो पहले 9 महीनों में जो फिस्कल ईयर के इस फाइनेंशियल ईयर के 730 अरब रुपए का 725 अरब रुपए का शॉर्टफॉल अभी हमें दिखाई दे रहा है। और ये मेरे ख्याल में कोई हैरानकुन तो बात नहीं है। एक तो टैक्स कलेक्शन का ओवरऑल जो हदफ था वो अनरियलिस्टिक था, एंड सेकेंडली जो हम स्टार्ट में जो जिक्र किया कि अगर आपकी ग्रोथ ही एवरेज 1.5% है, क्योंकि दोनों चीज़ें लिंक्ड है ना,
अगर आपके यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं तो टैक्स कलेक्शन कहाँ से होगा? बिल्कुल ठीक है आपने। एक तो टारगेट अनरियलिस्टिक था और जिस हद तक अनरियलिस्टिक टारगेट था उसको आईएमएफ ने रिवाइज कर दिया। आपने बात की थी इसके हवाले से, प्राइम मिनिस्टर ने भी खुद भी अनाउंस कर दिया कि अब 1200 को 33 अरब रुपए का टारगेट हो गया, 640 अरब रुपए की कटौती की गई थी। अब यहां तक तो 640 अरब रुपए की कटौती हो गई, लेकिन जो शॉर्टफॉल है वो भी 720-725 अरब रुपए के दरमियान रहेगा जब ये फाइनल नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्होंने कमिटमेंट दी थी इन टॉक्स के दौरान आईएमएफ को कि अब हम शॉर्टफॉल कवर कर लेंगे, इनकी होप्स कहां से आ रही हैं कि 300 अरब रुपया हमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो रिकवर करके देगा। जो कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं टैक्सेस के लिटिगेशन के अंदर, तो एक तो वो इनकी वहां से हो पा रही है। वो कब आएगा पैसा, कब नहीं आएंगे, कब उसके रियलाइजेशन की, कब टारगेट पूरा होगा नहीं होगा, तो ये उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर बड़े नंबर्स की नाज़रीन हम बात करें, 9 माह के अंदर प्रोविजनल नंबर्स हैं, ये हतमी नंबर्स तो ईद की छुट्टियों के बाद ही आएंगे। 9 माह के अंदर इन्होंने जो टैक्स इकट्ठा करना था वो 9170 अरब रुपए के करीब था, लेकिन जो कलेक्शन हुई वर्किंग डे, जो लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे था, वो 8445 अरब रुपए के करीब हुई। तकरीबन 725 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है वो आ गया है। इसमें हमेशा की तरह जो एक्सेप्शन है वो इनकम टैक्स का एरिया है। थैंक्स टू द सैलरीड क्लास, थैंक्स टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, जिनको बावजूद इन बुरे हालात के बुरे तरीके से पीटा गया है और उन्होंने टैक्स कंट्रीब्यूशन उनसे जबरदस्ती ली जा रही है। सिर्फ 8 माह के अंदर भी 9वें माह का नंबर है उसका सैलरी क्लास का अवेलेबल नहीं है। 8 माह के अंदर 331 अरब रुपया सिर्फ तनख्वाहदार तबके ने नाज़िम दिया है, ये नंबर याद रहे। ओवरऑल इनकम टैक्स की कलेक्शन 4120 अरब रुपए से ज्यादा रही है, जो कि टारगेट से भी 280 अरब रुपया ज्यादा है, कम नहीं है। जहां से प्रॉब्लम सर आ रहा है वो सेल्स टैक्स, 656 अरब रुपए का शॉर्टफॉल नाज़रीन सिर्फ 9 माह में सेल्स टैक्स के अंदर है। याद रहे बच्चों के दूध से लेके जो पैकेज मिल्क है हर चीज के ऊपर टैक्स लगाया गया है, उसके बावजूद 656 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सेल्स टैक्स में। 2857 अरब की कलेक्शन है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी, इन्होंने घर नहीं छोड़े, इन्होंने मोबाइल नहीं गाड़ियों का छोड़ा, जहां पे सेल्स टैक्स भी ले रहे हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी ले रहे हैं। उसके बावजूद इनकी जो शॉर्टफॉल है तकरीबन 142 अरब रुपए का है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी का शॉर्टफॉल 208 अरब रुपए का है, सिर्फ 926 अरब रुपए कलेक्ट हुआ है। कामरान, ये अगर सूरत हाल देखें और जिस किस्म की टैक्सेशन हुई है और जो आउटकम है, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो क्लेम कर रहे थे कैबिनेट की मीटिंग में इस हफ्ते कि बड़ी शानदार कारकर्दगी एफबीआर की रही है, नंबर्स उस चीज को सपोर्ट नहीं कर। लेकिन इसमें एक जो अगर आप देखें कि बावजूद इसके कि इसमें जो 9 माह में जितना जो शॉर्टफॉल आ रहा है ओवरऑल अगर आप पिछले साल के मुकाबले में करें तो फिर भी 28% हमें ग्रोथ नजर आती है। अब थोड़ी सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की बात करते हैं तो इमेजिन करें कि एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपकी ग्रोथ जो है बिल्कुल हो ही नहीं रही, 1.5% के आप आसपास खड़े हैं, फिर भी आप 28% इनकम या टैक्स की कलेक्शन में ग्रोथ आपको नजर आ रही है, तो आप इमेजिन करें कि अगर ये हमारी ग्रोथ 5-6% तक हो जाती है, फिर तो ऑटोमेटिकली उसका एक इम्पैक्ट आपकी, लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, ज्यादा टैक्स आपको इकट्ठा करेंगे। तो एक कहीं ना कहीं एक होप तो है कि अगर फर्ज करें कि आपकी पॉलिसीज ठीक हों और आपकी ग्रोथ भी बढ़े और इस पेस से जाएं तो यू नेवर नो ग्रोथ कहां से आ रही है ये देखने की जरूरत है ना। अगर तो इनकी एफर्ट से आ रही हो तो शानदार ग्रोथ है ये। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि 26% एवरेज ग्रोथ रही है इनके पहले 9 माह में, अब 27 हो जाएगी, 27-28%, तो ये कोई बुरी ग्रोथ नहीं है। लेकिन हदफ इनका 40% था। चले आईएमएफ ने अपनी गलती मानी, उन्होंने हदफ कम कर दिया, 640 अरब से रिवाइज हदफ हो गया। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून इनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी कि अब ये अपने जो टारगेट्स है वो मिस करें। और अगर इनको ये टारगेट्स मिस हो रहे हैं और इसके बावजूद कुछ तकरीबन 1300 से 1400 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगे। और नाज़रीन 3-4 इनिशिएटिव्स भी लिए थे इस गवर्नमेंट ने, वो तमाम के तमाम बुरी तरह फेल हुए। इन्होंने पहले प्लान ये किया कि अगर कंपनीज ने अपने रिटर्न्स फाइल ना किए तो हम उनके चीफ फाइनेंस ऑफिसर्स को गिरफ्तार करेंगे, कोर्ट्स ने स्टे दे दिया। फिर इनका यह ख्याल था कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके पीछे हम जाएंगे, नहीं जा सके। रिटेलर्स के पीछे जाना था, वो इन्होंने खुद सुस्ती की, रिटेलर्स को इन्होंने डील दी हुई है। कुछ इसी किस्म के और इनिशिएटिव थे। चेयरमैन एफबीआर का यह ख्याल था कि वो अपने ऑफिसर्स को 1300 सीसी की गाड़ी देंगे, उससे उनका मोराल बेहतर होगा, वो बेहतर कलेक्शन करेंगे। वो मामला डिस्प्यूटेड हो गया, वो चीज फिर रुक गई उसकी जो थी प्रोक्योरमेंट, और बाकी भी कुछ और एफर्ट्स हुई लेकिन काम नहीं बना। लेकिन इस सारी चीज के बावजूद जब सब कुछ हो रहा था तो उस दौरान जो एक मैस स्केल के ऊपर जो सिस्टम की टेम्परिंग हुई,
और जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो गुड्स डिक्लेरेशन फाइल हो रहे थे, 10,000 से ज़्यादा गुड डिक्लेरेशन पिछले 3-4 साल में मैनिपुलेशन हुई, बल्कि वो जो टेम्परिंग और मैनिपुलेशन का सिलसिला नाज़रीन अभी तक जारी है, चंद हफ्ते पहले तक, चंद दिन पहले तक भी जारी, इसके बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया था। चले सिल्वर लाइनिंग जो अभी कामरान कह रहे हैं कि 26% तो ग्रोथ है, बट इसके बाद ना हुकूमत के पास गुंजाइश है ना एफबीआर के पास कि यहाँ से टारगेट मिस करे, अदरवाइज तो इसका जो सारा नजला गिरेगा वो अगले बजट में फिर आम लोगों के ऊपर गिरेगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज 29 मार्च है और 2 रोज़ बाकी रह गए हैं उन तमाम अफ़गान बाशिंदों के लिए जिनके पास अफ़गान सिटीज़नशिप कार्ड है और वो पाकिस्तान में रह रहे हैं कि वो रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से चले जाएं। अदरवाइज़ 1 अप्रैल से पाकिस्तान के जो हुकाम है बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं ताकि उनको अपने मुल्क वापस भेजा जा सके। अब पिछले दिनों में कुछ जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत हुई, पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान काबुल गए, तो उसके बाद से कुछ ऐसी खबरें शायद आ रही थी कि पाकिस्तान अपनी इस डेडलाइन के अंदर तोसी कर सकता है। लेकिन कल जो इस्लामाबाद में इजलास हुआ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत, जिसमें चारों सूबों के आला हुकाम ने और बाकी जो मुतलका लोग हैं उन्होंने शिरकत की, तो उससे तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान इस डेडलाइन में कोई एक्सटेंशन नहीं करने जा रहा। इनफैक्ट कहा यह गया है कि तमाम जो अरेंजमेंट्स हैं वो फाइनलाइज कर लिए गए हैं। इवन लंडी कोतल में बताया जा रहा है कि आर्जी जो हिरासती कैंप्स हैं वो भी बनाए गए हैं कि जो बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, वहां पर उनको रखा जाएगा और उसके बाद उनको फिर अफगानिस्तान भेजा जाएगा। अब शहबाज 31 मार्च की जो डेडलाइन पाकिस्तान ने दी है, कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऑलरेडी जो क्रैकडाउन है जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या इलीगल जो अफगान बाशिंदे उनके खिलाफ शुरू हो चुका है और चंद दिनों के अंदर कहा यह जा रहा है कोई 1000 के करीब ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, उनमें से कोई 250 के करीब लोगों को ऑलरेडी अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। अब जो चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि 8 लाख कहा जाता है कि ऐसे अफगान हैं जिनके पास अफगान सिटीजनशिप कार्ड है, क्या पाकिस्तान इन 8 लाख लोगों को वापस भेज पाएगा? ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में सवालिया निशान है, बहुत बड़ा चैलेंज है। कामरान, अगर आप इस्लामाबाद में देखें ना, इस्लामाबाद के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे अच्छे खासे अफगान आपको मुहाजिरी नज़र आते हैं और ग़ालिबन ये वही लोग हैं जिनके पास सिटीज़न कार्ड्स हैं, काफ़ी अरसे से वहाँ पे ये रह रहे हैं। अब जो ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल है सिक्योरिटी की पाकिस्तान की, पाकिस्तान मज़ीद ये अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले इंटरनेशनल एड भी मिलती थी, वो एड भी इनकी ग़ालिबन या कम हो गई है, डिस्कनेक्ट हो गई है। उसके बाद जो सूरत हाल बलोचिस्तान में हो रही है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना जो हाउस है उसको इन ऑर्डर लाना पड़ेगा। ये बड़ी ही एक तकलीफ दह बात होती है कि 30, 40, 50 साल से कुछ फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं और एट द एंड ऑफ द डे दे आर द सिटीजन ऑफ अफगानिस्तान, दे हैव टू गो बैक। हालांकि जब हम ये बात करें तो हमारे सामने एक मॉरल क्वेश्चन भी आता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका में और यूरोप में सेटल है, तो अगर कल प्रेसिडेंट ट्रंप कहे कि नहीं जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो भी वापस जाएंगे तो लोगों को तकलीफ होगी। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस इस वक्त डिक्टेट कर रहे हैं, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, अब काफी मुश्किल पूरी दुनिया के अंदर अब जो गैर मुल्की तारकीन वतन है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी यूरोप के अंदर अगर आप देखें, जर्मनी में इंतखाबात हुए, वो जमात तीसरे नंबर पर आ गई जो तमाम जो लोगों को जो गैर मुल्की हैं उनको तो अगर उनकी अगली नस्लें भी हैं तो उनको भी वापस भेजना चाहती है। अमेरिका के अंदर वी ऑलरेडी नो। अब इसमें जो आई थिंक पाकिस्तान का जो इसके अंदर जो एक व्यू है वो यही है, एक तो पाकिस्तान ये कहता है कि हम बहुत अरसे से इनकी मेज़बानी कर रहे हैं और वजह उसकी ये थी कि अफगानिस्तान में बदअमनी थी। फिर जो सिक्योरिटी के हालात ऐसे बने हैं जिसमें पाकिस्तान कहता है कि कई ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसमें अफगान शहरी मुलविस पाए गए हैं। फिर तीसरा फैक्टर ये है कि जब अफगान तालिबान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो खुद कहते हैं कि उनके यहाँ अब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी बहुत बेहतर हो गई है, उनकी मईशत भी अच्छी चल रही है। इनफैक्ट कल ही जो तालिबान के अमीर हैं अब्दुल्ला खुनज़ादा, उनकी तरफ से ईद उल फितर के मौके पर एक पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में जो सिक्योरिटी के बेहतर हालात हैं उसका तस्करा किया है। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बहुत बेहतर है और बहुत से जो अफगान पाकिस्तान में आए थे
उसकी वजह यही है कि वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में हालात इतने अच्छे नहीं हैं, सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो पाकिस्तान कहता है कि अब वहाँ पर सिक्योरिटी अच्छी हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मैशत भी बड़ी अच्छी चल रही है बकौल अफगान तालिबान के, तो फिर इन लोगों को अपने मुल्क वापस चले जाना चाहिए। गवर्नर, इस पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है कि क्या वो लेने को तैयार है, वो पाकिस्तान से नेगोशिएट करें कि आप इनको अभी वहीं पे ठहराएं? देखें, जो अभी भी सादिक साहब भी गए थे और उससे पहले भी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए जो अफगान तालिबान पब्लिकली जो भी कहते रहे, उन्होंने ये कहा है कि आप हमें वक्त दें, आप इनको डिग्निफाइड तरीके से वापस भेजें, क्योंकि उनको भी पता है कि जो पब्लिकली जो भी कहें कि हालात वहाँ पे अच्छे हैं, हालात कोई इतने अच्छे नहीं है वहाँ पर, और अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग जब वापस जाते हैं तो दबाव उनके ऊपर आएगा। और कई, जैसे आपने कहा कि 30-30, 40-40 साल से लोग जो यहाँ पर रह रहे थे, उनका शायद वहाँ पर अब कोई सेटअप नहीं होगा, तो अफगान तालिबान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। पहले ही मुआशी तौर पर वो इतने को स्ट्रांग तो नहीं है, और लाखों की तादाद में लोग अगर वहाँ पर वापस जाते हैं, उनको ठहराने का इंतज़ाम, उनके खाने पीने का, उनकी नौकरी, तमाम चीज़ें, तो अफगान तालिबान तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान जल्दबाजी ना करे और थोड़ा वक्त दे हमें, और आहिस्ता आहिस्ता। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक स्टेटमेंट दी है, उनकी स्टेटमेंट का क्या बैकग्राउंड है? वैसे अब जो वेस्टर्न जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी स्टेटमेंट को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो कुछ गजा में हुआ और जो बाकी दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो उन्होंने उस पर क्रिमिनल उनकी एक साइलेंस है, उसके बाद उनके बयान को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन उनका कंसर्न यहाँ पे क्या है? एमनेस्टी हो या UNHCR या बाकी जो इदारे काम कर रहे हैं मुहाजिरीन के हकूक़ के लिए, वो ऑन एंड ऑफ ये सवाल रेज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनको ज़बरदस्ती आप वापस ना भेजें, अगर खुद से कुछ जाना चाहे तो इनको आप ज़रूर भेजें। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है, और बाकी अब जैसे आपने खुद कहा कि मगरबी ताकतें भी ये कहती हैं कि ये जो इमिग्रेंट्स वाला मामला है, ये रेफ्यूजीज वाला जो मामला है, ये अब सिर्फ ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है, वो कहते हैं ये कौमी सलामती का भी मामला है। तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी एग्जैक्टली यही है। और कामरान भी वैसे इसमें एक जो चीज़ है और भी जो बात करने वाली ना, कि जो इस पे अगर लेट से इनको ये कुछ होल्डिंग कैंप्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं, होल्डिंग कैंप में या इन्होंने बंदे आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि ये लोग हैं जहां से इनको उठाएंगे, या अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर है? जो कल स्टेटमेंट सामने आया वजारत दाखिला की तरफ से, वो तो ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो लोग हैं उनकी मैपिंग कर ली गई है, कहाँ कहाँ ये लोग मौजूद हैं। और अब आइडिया ये है, जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है, क्योंकि माजी में भी हमने जब ये कैंपेन लॉन्च की, होता ये था कि आप लोगों को भेजते थे वापस अफगानिस्तान, और वो फिर वापस कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान आ जाते थे। और उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ भी तो करप्ट एलिमेंट हैं, पैसे दे करके लोग किसी न किसी तरीके से चोर दरवाजे से वापस पाकिस्तान आ जाते थे। इस दफ़ा कहा यह जा रहा है कि जो भी लोग एक तो रज़ाकाराना तौर पर चले जाएंगे तो ठीक है, वो तो सही है, लेकिन जिनको गिरफ्तार किया जाएगा, जो खुद से नहीं जाएंगे, तो उनके फिर इस दफा फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे और उनको वापस भेजा जाएगा। और क्योंकि दोबारा अगर वापस आते हैं और उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे कि ऑलरेडी ये जा चुके थे, वापस आए, तो उनको एज अ क्रिमिनल जो है वो ट्रीट किया जाएगा, और हमेशा के लिए अगर उनके पास एक लीगल रास्ता भी होगा कि वीजा लेकर के वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, तो फिर उस सूरत में वो पाकिस्तान ऐसे भी वापस नहीं आ सकते। चैलेंज ये बहुत बड़ा है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि अमेरिका जैसा मुल्क जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, बहुत ज्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं, तमाम ऐलानात के बावजूद उनको भी पुश बैक मिल रहा है, जो वहां से लोगों को वो निकालना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के लिए अपने एक चैलेंजेस हैं, बट पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड कमिटेड है, कहती है कि जी हम इस दफा कोई नरमी जो है वो इख्तियार नहीं करेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।